मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये देश प्रेम का वो गीत है जो हर देश प्रेमी की जुबान पर होता है। लेकिन आज हम अपनी लाइफ में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि देश और समाज में क्या हो रहा है इस बारे में जानने का वक्त ही नहीं मिलता। और सोचिए कि जब हम देश के बारे में जानते ही नहीं हैं, तो भला उसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश के कोने कोने में एक ऐसी पुलिस फोर्स तैनात की गई है जो अपनी जान पर खेलकर हर पल हमें और हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करती है। किसी राज्य में आने वाली प्राकृतिक आपदा हो या फिर आतंकवादी व घुसपैठ जैसी गतिविधियां, ये बटालियन हमेशा ही तैयार रहती है। देश की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही आज ही के दिन यानी 27 जुलाई 1939 में ब्रिटिश इंडिया में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का गठन किया गया था। इस दौरान ये पुलिस ब्रिटिश हुकूमत के लिए देश के संवेदनशील इलाकों में तैनात की जाती थी। लेकिन आजादी के बाद इसकी जिम्मेदारियां बदली, रंग बदला और काम करने का तरीका भी। 28 दिसंबर 1949 में सीआरपीएफ एक्ट के तहत क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का नाम बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। सीआरपीएफ को देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस में सबसे बड़ी फोर्स के रूप में जाना जाता है और आज के दिन को इसकी हर एक बटालियन सीआरपीएफ फाउंडेशन डे के रूप में मनाती है। इस फोर्स का मुख्य कार्य किसी भी सूरत में राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में नियम एवं कानून को बनाए रखना है। जिस वक्त इसकी स्थापना की गई थी उस वक्त इसमें सिर्फ 2 बटालियन शामिल थीं। लेकिन 1960 के दौरान बहुत सी राज्यों की रिजर्व पुलिस को इसमें शामिल किया जाने लगा ताकि सुरक्षा को पहले से अधिक पुख्ता बनाया जा सके। सीआरपीएफ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये फोर्स अपने आप को हर परिस्थिति के हिसाब से ढाल लेती है, फिर चाहे उन्हें सीमा पर देश की रक्षा के लिए जाना हो या फिर आतंकवादियों से लोगों की रक्षा के लिए, चुनावों के दौरान होने वाली घटनाओं को काबू करना हो या फिर उत्तराखंड जैसी त्रासदी में जरूरतमंदों की मदद के लिए। सीआरपीएफ के जवान हर परिस्थिति का सामना बेखौफ होकर करते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से भी जवानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए समय समय पर कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि वो भी हमारी और आपकी तरह ही अपनी जिंदगी को जी सकें। पिछले दशकों में सीआरपीएफ की नीतियों में बदलाव भी हुए हैं, जिसके तहत अब महिला बटालियन को भी बढ़ावा दिया जाने लगा है। साथ ही स्थापना दिवस के मौके पर उनके साहसिक कार्यों को सम्मानित किया जाता है। इन प्रयासों से जवानों का मनोबल लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल लगातार अपने आदर्श वाक्य सेवा और कर्तव्यपरायणता के मुताबिक काम कर रही है। इसके अलावा हर पल वो देश की उन्नति में अपना अमूल्य योगदान कर रही है। एस्ट्रोनॉमी साइंस का एक ऐसा फील्ड है जहां हर पल नई संभावनाएं जन्म लेती हैं और इन्हीं संभावनाओं से हम अपनी धरती और इसके चारों ओर मौजूद खगोलीय पिंडों का पता लगा पाने में सफल होते हैं। दोस्तों, सर जॉर्ज बिडल एरी एक ऐसे महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे जो 1835 से 1881 तक एस्ट्रोनॉमर रॉयल रहे और इसके अलावा उन्होंने कई ग्रहों की गति से जुड़े नए अध्ययन भी पेश किए। एरी का जन्म आज ही के दिन 1801 में एल्नविक, इंग्लैंड में हुआ था। वो 14वीं सदी की एरीज फैमिली की लंबी पीढ़ी से बिलोंग करते थे। ये परिवार वेस्टमोरलैंड में रहा करता था, लेकिन इंग्लिश सिविल वॉर के बाद ये परिवार लिंकनशायर जाकर बस गया और किसान बन गया। एरी हमेशा से ही इंट्रोवर्ट थे।
एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी होने के बाद इनकी पॉपुलैरिटी अपने स्कूलमेट्स के बीच एक पी शूटर के रूप में हुई। फिर 13 साल की उम्र के बाद एरी ने अपना ज्यादातर वक्त अपने अंकल आर्थर बिडल के साथ बिताना शुरू किया। बिडल ने एरी की मुलाकात अपने एक मित्र थॉमस क्लार्कसन से करवाई। क्लार्कसन ने कैम्ब्रिज से मैथमेटिक्स में एमए किया हुआ था। उन्होंने एरी की मैथमेटिकल नॉलेज के बेस पर उन्हें कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन दिलाने में मदद की। इस तरह 1819 में एरी एक सिजार के तौर पर कैम्ब्रिज पहुंचे। सिजार का मतलब है कि वो व्यक्ति जो कम फीस पर दाखिला लेता है, और फिर यहां से उनके ग्रेट करियर की शुरुआत हुई। 1822 में उन्हें ट्रिनिटी का स्कॉलर चुना गया और ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद एरी ने पहला स्मिथ प्राइज जीता। 1 अक्टूबर 1824 में इन्हें ट्रिनिटी का फेलो चुना गया। और 1826 में इन्हें लुकेशियन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स अपॉइंट किया गया। इस पद पर एरी ने अपनी सेवाएं करीब 1 साल तक दी। इसके बाद एरी फरवरी 1828 में एस्ट्रोनॉमी के प्लूमियन प्रोफेसर और नई कैम्ब्रिज ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर चुने गए। यहाँ पर एरी ने 12 इंच अपर्चर वाले टेलीस्कोप के निर्माण में खास भूमिका निभाई और साथ ही एस्ट्रोनॉमी के कई विषयों पर काम करना शुरू किया। इन्होंने धीरे धीरे अपने ऑब्जर्वेशंस को एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। उन्होंने अपनी लाइफ में जितने भी आर्टिकल्स लिखे वो मैथमेटिकल फिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हुए थे। एरी ने पृथ्वी की मीन डेंसिटी और वीनस के मोशन से जुड़े कई स्टेटमेंट्स दिए। पृथ्वी की मीन डेंसिटी का आइडिया एरी को 1826 में एक पेंडुलम को देखकर आया था, लेकिन इसकी वैल्यू निकालने में इन्हें काफी लंबा समय लगा। और जब 1954 के करीब एरी ने इसे सॉल्व करके अर्थ की मीन डेंसिटी की वैल्यू निकाली तो उनकी लाइफ का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। – 1846 में एरी ने फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर अर्बेन ली वेरियर के साथ मिलकर इस बात का पूर्वानुमान लगाया कि शनि ग्रह की गति में होने वाले बदलाव किसी दूसरे खगोलीय पिंड के कारण होते हैं और ये पिंड भी हमारे सौर मंडल का ही एक हिस्सा है। उनकी इस थ्योरी ने आगे चलकर नेपच्यून ग्रह की खोज को संभव बनाया। एस्ट्रोनॉमी के अलावा एरी ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी कंट्रीब्यूशन किया था। इन्होंने स्ट्रेस फंक्शन मेथड के साथ साथ टे ब्रिज डिजास्टर के दौरान कई नए कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखे। 1870 के दौरान एरी नॉर्थ ब्रिटिश रेलवे में थॉमस बाउच द्वारा प्रपोज किए गए चौथे ब्रिज पर बतौर कंसल्टेंट काम कर रहे थे। उनका मानना था कि ब्रिज पर पड़ने वाला प्रभाव 10 पाउंड्स पर स्क्वायर फुट से ज्यादा भी हो सकता है, जिसके लिए प्रपोजल में कोई भी स्टेटमेंट नहीं था। इसलिए एरी को अपनी बात प्रूव करने के लिए कहा गया, लेकिन इसी बीच हुए टे ब्रिज डिजास्टर के दौरान उन्हें क्रिटिसाइज किया जाने लगा। Beautiful railway bridge of the Silvery Tay. Alas, I am very sorry to say that 90 lives have been taken away on the last Sabbath day of 1879, which will be remembered for a very long time. टे नदी पर यह ब्रिज थॉमस बाउच द्वारा बनाया गया पहला ब्रिज था और एरी इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। आज उनके जन्मदिन के मौके पर एस्ट्रोनॉमी वर्ल्ड के साथ साथ बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड भी एरी को सैल्यूट करता है। वैसे तो शरीर का हर एक अंग महत्वपूर्ण होता है, लेकिन किडनी एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ साथ नमक और पानी को भी नियंत्रित करती है। इसके अलावा किडनी कई ऐसे हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन करती है जिनसे खून में रेड ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ती है। दोनों किडनी एक ही काम करती हैं, इसीलिए किसी कारणवश हमारी एक किडनी अगर खराब हो जाती है तो दूसरी किडनी के साथ एक नॉर्मल लाइफ को फॉलो किया जा सकता है। लेकिन अगर हमारे शरीर में दोनों ही किडनीज फेल हो जाती हैं तो फिर इसे बदलने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। खराब किडनी को हटाकर स्वस्थ किडनी को किसी के शरीर में प्लांट करना किडनी ट्रांसप्लांट कहलाता है और ट्रांसप्लांट एक कठिन सर्जरी होती है। हमारे देश में इसकी शुरुआत का क्रेडिट जाता है डॉक्टर राजवीर सिंह यादव को।
जिन्होंने देश में किडनी ट्रांसप्लांट को लोगों तक पहुंचाने की शुरुआत की और तमाम ऐसी टेक्निक भी डेवलप की जो इस ट्रांसप्लांटेशन को आसान बनाने में मदद करती है। दोस्तों, वो चाहते तो ताउम्र विदेश में रहकर अपनी स्किल्स के साथ अच्छा पैसा बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल देश की मेडिकल फैसिलिटी को इम्प्रूव करने में किया। और यही वजह है कि जब कभी भी आज किडनी डोनेशन की बात आती है तो डॉक्टर राजवीर सिंह का नाम खुद ब खुद ही सामने आ जाता है। डॉक्टर राजवीर का जन्म आज ही के दिन 1937 में उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था। एक केयरिंग हस्बैंड और फादर होने के साथ साथ डॉक्टर सिंह एक अच्छे दोस्त और नेक दिल इंसान भी थे। उन्होंने देश के कोने कोने में किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर शुरू करने में अग्रणी भूमिका निभाई और बहुत से यंग प्रोफेशनल्स को इसके लिए ट्रेन भी किया। डॉक्टर राजवीर ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से 1961 में MBBS और 1964 में सर्जरी में अपनी MS पूरी की। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने देश के कई बड़े संस्थानों में एक प्रोफेसर के तौर पर अपनी सेवाएं दी, खास तौर पर KGMC लखनऊ, एम्स नई दिल्ली, BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद और PGI MER चंडीगढ़ में। जिस दौरान डॉक्टर राजवीर ऑस्ट्रेलिया में थे, उन्होंने कई वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट्स के साथ उनके अंडर में ट्रांसप्लांट सर्जरी की कला सीखी। 1967 में डॉक्टर सिंह ने कुत्तों में किडनी ट्रांसप्लांट और किडनी प्रिजर्वेशन पर काम करना शुरू किया। ये रिसर्च वर्क वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में बतौर को इन्वेस्टिगेटर कर रहे थे और फिर धीरे धीरे जनरल सर्जरी के साथ साथ किडनी ट्रांसप्लांट इनकी स्पेशलिटी बनती चली गई। ऑस्ट्रेलिया से वापस आने पर इन्होंने अहमदाबाद में पहली बार हीमोडायलिसिस को पूरा किया और फिर 1973 में देश का पहला ह्यूमन किडनी ट्रांसप्लांट उत्तर भारत में PGI MER में सक्सेसफुली पूरा किया। भारत सरकार ने डॉक्टर सिंह के इस काम को सपोर्ट किया और PGI MER में अपनी तरह का पहला ऐसा सेंटर खोलने को मान्यता दी जहां रिसर्च, स्पेशलिटी ट्रेनिंग और बहुत सी दूसरी सर्विसेज एक साथ दी जा सकें। 45 वर्षों तक उन्होंने देश को अपनी बेहतरीन सेवाएं दी। उन्होंने देश भर के कई हिस्सों से आए लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट करके एक नया जीवन दिया था। उनमें से बहुत से लोग आज भी बिल्कुल स्वस्थ और बेहतर जीवन जी रहे हैं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन के अलावा उन्होंने देश में किडनी बैंक की शुरुआत भी की। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार किया था जिसमें शरीर के बाहर भी 24 घंटे तक किडनी को सेफ्टी के साथ रखा जा सके। उनके इस इनिशिएटिव ने देश के एक कोने से दूसरे कोने तक किडनी ट्रांसपोर्ट को काफी आसान बना दिया। पाकिस्तान ने भी डॉक्टर सिंह को किडनी ट्रांसप्लांट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इनवाइट किया था। Living donor kidney transplant, as the name implies, happens between two people. Usually someone that has a connection to the person that they're donating to. And it's an operation where both procedures take place on the same day at the same time. One person donates one of their kidneys to the other. All of us have two kidneys, so we know again from many years of practice now that a normal human being can live just perfectly well on one kidney and have a completely normal life. 1976 में डॉक्टर सिंह ने इंडिया में किडनी डोनर प्रोग्राम की शुरुआत की। उनके इन प्रयासों को देखते हुए राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने किडनी डोनेट करने को कानूनी रूप से मान्यता दी और 1982 में डॉक्टर सिंह को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए पद्मश्री से नवाजा गया। 1 जुलाई 2009 को उनके जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए राजवीर सिंह फाउंडेशन की शुरुआत की गई। इस संस्थान ने अब तक तमाम ऐसे जीनियसेस को तैयार किया है जो यहाँ आने से पहले तक गुमनामी और गरीबी में खोए हुए थे। डॉक्टर राजवीर के योगदानों को भूल पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। मेडिकल साइंस में ट्रांसप्लांट सर्जरी का अस्तित्व जब तक रहेगा, उनका नाम याद किया जाता रहेगा। इस महान शख्स को आज पूरा देश उनके जन्मदिन पर याद करते हुए श्रद्धांजलि दे रहा है।
दोस्तों, देश की आजादी का चैप्टर शायद ही कभी पूरा किया जा सके। इस जंग में शामिल लोगों के बारे में अगर हम पूरे साल भी बात करेंगे तो भी बातें खत्म नहीं होंगी। आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में बात कर रहा हूं जिन्हें भारतीय स्वाधीनता संग्राम की प्रमुख कार्यकर्ता और आर्म्ड रेजिस्टेंस मूवमेंट की सदस्य के तौर पर याद किया जाता है। कल्पना दत्ता इसी आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा रही थीं। 18 अप्रैल 1930 में हुई चिटगोंग आर्मरी रेड, जिसके बारे में हम आपसे पहले भी बात कर चुके हैं। भारत के स्वाधीनता संग्राम में हुई ये रेड बेहद ही आश्चर्यजनक और नई क्रांति की सूत्रधार रही। कल्पना दत्ता इस एक्टिविटी में शामिल खास लोगों में से एक थीं। कल्पना का जन्म ब्रिटिश इंडिया में बंगाल रियासत के छोटे से कस्बे श्रीपुर में हुआ था। चिटगोंग से 1929 में मैट्रिकुलेशन पूरी करने के बाद कल्पना साइंस में ग्रेजुएशन के लिए कोलकाता आ गईं। बहुत जल्द ही ये छात्री संघ में शामिल हो गईं। छात्री संघ महिलाओं की एक एसोसिएशन थी और फिर कुछ समय बाद कल्पना ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी को भी ज्वाइन कर लिया। इसके सदस्य होने के तौर पर कल्पना को कोलकाता से बारूद के ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा उन्होंने गन कॉटन बनाने के साथ साथ जेल से साथियों को निकालने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। सितंबर 1931 में चिटगोंग के यूरोपियन क्लब पर हमले की योजना बनाई गई। क्लब को उड़ाने की इस योजना में सूर्य सेन, कल्पना दत्ता और प्रीतिलता वाद्यदार शामिल थे। योजना के एक हफ्ते पहले दत्ता इस एरिया के इंस्पेक्शन के लिए गई थीं और इसी दौरान इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये उनकी पहली गिरफ्तारी थी, इसीलिए बेल पर कल्पना को छुड़ा लिया गया और उसके बाद वो अंडरग्राउंड हो गईं। लेकिन बहुत दिनों तक वो पुलिस से बच नहीं सकीं और 17 फरवरी 1933 को उनके ठिकाने पर पुलिस ने हमला बोल दिया। इस दौरान सूर्य सेन को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन किसी तरह कल्पना वहां से निकल पाने में कामयाब हो गई। कल्पना अपने दूसरे साथियों के साथ ब्रिटिश पुलिस के लिए मुसीबतें खड़ी करती जा रही थीं। इसीलिए पुलिस ने भी सख्ती बढ़ा दी और 19 मई 1933 को कल्पना और उनके कुछ साथी फिर से गिरफ्तार कर लिए गए। इसी समय चिटगोंग आर्मरी रेड केस का दूसरा ट्रायल भी शुरू हुआ। बहुत जल्द फिर से कल्पना ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI को ज्वाइन कर लिया और एक बार फिर से ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी जंग की शुरुआत की। 1943 में इन्होंने CPI लीडर PC जोशी से शादी कर ली। कुछ ही समय बाद कल्पना चिटगोंग वापस आ गईं और पार्टी की तरफ से किसान और महिला मोर्चा को संगठित करने का काम शुरू किया। कल्पना ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपने परिवार के बीच गुजारे और 8 फरवरी 1995 को इस दुनिया से वो रुखसत हो गईं। उनका पूरा परिवार आज भी उन पर गर्व करता है। इस तरह कभी फिल्मों में तो कभी कलम की ताकत से कल्पना के जीवन को हम तक कई बार लाने की कोशिशें की जा चुकी हैं और आज हमारी पूरी टीम बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड के जरिए इस महान वीरांगना को श्रद्धांजलि दे रही है। दोस्तों, बहुत से लोग मैथमेटिक्स को साइंस से अलग मानते हैं, जबकि हकीकत यही है कि इसके बिना साइंस को डेवलप नहीं किया जा सकता है। अक्सर साइंस की डिस्कवरीज करने वाले तो शोहरत पाते हैं, लेकिन उन डिस्कवरीज में शामिल मैथ्स इक्वेशंस का क्रेडिट मैथमेटिशियंस को नहीं मिल पाता है। ऐसे मैथमेटिशियंस को याद तभी किया जाता है जब कोई मैथ्स से जुड़े सब्जेक्ट्स पर बात करता है। लेकिन आज एक ऐसे मैथमेटिशियन का जन्मदिन है जिन्हें उनके टाइम का आर्किमिडीज कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं जीनियस स्विस मैथमेटिशियन योहान बर्नौली की। इनका जन्म 1667 में बेसल में हुआ था। योहान जानी मानी बर्नौली फैमिली के मैथमेटिशियंस में से एक थे। इन्हें खास तौर पर इन्फिनिटेसिमल कैलकुलस में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। योहान अपने माता पिता की 10वीं संतान थे और मैथमेटिशियन जेकब बर्नौली के छोटे भाई भी। इन दोनों भाइयों ने काफी लंबे समय तक एक दूसरे की मैथमेटिकल स्किल्स को डेवलप करने में मदद की। योहान के पिता चाहते थे कि वो बिजनेस में पढ़ाई करें ताकि वो उनके स्पाइस ट्रेड को आगे बढ़ा सकें, लेकिन योहान को यह पसंद नहीं था और इसीलिए
उन्होंने अपने पिता को मनाना शुरू किया, जिसके बाद उन्हें परमिशन मिली और 1683 में योहान ने बेसल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। यहाँ उनका सब्जेक्ट था मेडिसिन, लेकिन योहान की लगन मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स में थी। इसीलिए उन्होंने अपने बड़े भाई जेकब के साथ साइड बाय साइड मैथ्स पढ़ना भी शुरू कर दिया। बेसल यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन के टाइम दोनों भाइयों ने उसी दौरान खोजी गई इन्फिनिटेसिमल कैलकुलस पर अध्ययन करना शुरू किया। ये दोनों भाई पहले ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने न सिर्फ कैलकुलस को पढ़ा और समझा, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग भी किया। जेकब बेसल यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पढ़ाते थे, जबकि योहान वहां स्टूडेंट थे। लेकिन 2 साल बड़े भाई के साथ पढ़ने के बाद योहान मैथ्स में जेकब के बराबर आ गए थे। 1690 में प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन पर योहान का पहला आर्टिकल पब्लिश हुआ। जिनेवा के बाद योहान पेरिस पहुंचे और वहां दे ल'हॉपिटल जैसे कई फेमस मैथमेटिशियंस से मिले। लीबनिज द्वारा दिए गए कैलकुलस के मेथड्स पर योहान की मजबूत पकड़ को देखते हुए दे ल'हॉपिटल ने योहान से उन्हें पढ़ाने की रिक्वेस्ट की और इसके बदले में उन्होंने योहान को बहुत अच्छी सैलरी भी दी, एक प्रोफेसर की आधी सैलरी के बराबर। और फिर 1969 में दे ल'हॉपिटल ने कैलकुलस पर अपनी एक बुक पब्लिश की। ये बुक उन्हीं लेक्चर्स पर बेस्ड थी जो योहान ने दे ल'हॉपिटल को भेजे थे। योहान की मदद से लिखी गई इस पुस्तक में उनका क्रेडिट सिर्फ एक लाइन में सिमट कर रह गया था। इस लाइन में लिखा था कि पुस्तक के कंटेंट के लिए दे ल'हॉपिटल योहान के बहुत से बेहतरीन विचारों के शुक्रगुजार हैं। इस कैलकुलस बुक में दिया गया दे ल'हॉपिटल्स रूल योहान की मदद से बनाया गया था। 1704 में दे ल'हॉपिटल की मौत के बाद योहान ने कई बार ये साबित करने की कोशिश की कि इस बुक के असली ऑथर वो खुद हैं, पर सबूत ना होने की वजह से इस बात का यकीन किसी ने भी नहीं किया। 20वीं सदी में जब योहान के भतीजे निकोलस बर्नौली ने इस बात का प्रूफ दिया कि ये बुक योहान के लेक्चर्स पर लिखी गई थी और दे ल'हॉपिटल ने योहान द्वारा की गई कुछ मिस्टेक्स को सही किया था, तब जाकर लोगों को यकीन हुआ। योहान ने अपने डॉक्टरल डिसर्टेशन के लिए मेडिसिन का एक टॉपिक मस्कुलर मूवमेंट को चुना था, जो कि मेडिसिन में मैथमेटिक्स की ही एक एप्लीकेशन था। यह आर्टिकल 1694 में पब्लिश हुआ था। इसके बावजूद योहान मेडिसिन में अपना करियर नहीं बनाना चाहते थे। योहान का इंटीग्रेशन मेथड डिफरेंशिएशन का जस्ट इनवर्स था, इसीलिए उनके इस मेथड को डिफरेंशियल इक्वेशन के इंटीग्रेशन में इस्तेमाल किया जाने लगा। योहान ने काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिक्स में भी काफी योगदान किया और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये भी साइंस में मैथमेटिक्स का ही एक एप्लीकेशन है। योहान बर्नौली को कैलकुलस के जीनियस मैथमेटिशियंस में गिना जाता है और अभी भी साइंटिफिक कम्युनिटी योहान की उन एप्लीकेशंस के लिए उनकी शुक्रगुजार है जिनकी मदद से साइंस की प्रॉब्लम्स सॉल्व की जा रही हैं। और आज इस महान मैथमेटिशियन को उनके जन्मदिन पर बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड की पूरी टीम श्रद्धांजलि देती है। अब अपने दोस्त संदीप भट्ट को दीजिए अनुमति। मिलते हैं कल बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड के एक और एपिसोड के साथ, इसी समय इसी वक्त। नमस्कार, टेक केयर। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,